नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के बारे में। कल हमने जानकारी अर्जित की थी, उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो से किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। अमीर खुसरो से इनसे पहला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। पहला प्रश्न हमारा ही होगा। इसका सीधा सीधा उत्तर रहेगा आपका अमीर खुसरो। फिर अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि आधुनिक खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक खड़ी बोली का, यहाँ पर खड़ी बोली है, सिर्फ खड़ी बोली, और यहाँ पर है आधुनिक खड़ी बोली। तो इसमें ध्यान रखना दोस्तों, आधुनिक खड़ी बोली का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, यह आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक। अब आगे प्रश्न यहाँ से बनता है कि गजल का जनक, क्या गजल का जनक किसे कहा जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा है कि गजल का जनक, तो गजल का जनक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। चौथा प्रश्न यहां से ये बनता है आधुनिक गजल का जनक, क्या आधुनिक गजल का जनक। तो आधुनिक गजल का जनक हमारा हो जाएगा, सीधा सीधा जवाब रहेगा आपका दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आया है और यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी का नाम आया है, तो दोनों के बारे में हम थोड़ी जानकारी अर्जित करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके बारे में देख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म काल था हमारा 1850 से 1885 इनका जीवन काल। अब 1850, अब बात ये आती है कि इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने काव्य थे, काव्य की भाषा तो ब्रज भाषा रही इनकी, काव्य की भाषा ब्रज भाषा रही, लेकिन जो गद्य था, यहाँ पर हम इसे काव्य को पद्य के, और गद्य की भाषा इनकी, गद्य की भाषा खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली। ठीक। अब दुष्यंत कुमार त्यागी जी के बारे में बात कर लेते हैं। दुष्यंत कुमार, इनका समय सीमा, इनका टाइम पीरियड था 1933 से 1975। 1933 से 1975 ये इनका जीवन काल है। इनके बारे में अब इनका मूल नाम क्या है इनका। इनका मूल नाम है दुष्यंत कुमार, दुष्यंत नारायण त्यागी, दुष्यंत नारायण त्यागी इनका मूल नाम था। और इन्हें हम कहते हैं आधुनिक गजल का जनक, और ये मूल नाम हो गया। और ये इनका उपनाम है, उपनाम अनुराग त्यागी। उपनाम है इनका, अनुरागी के नाम से ये काव्य रचना करते थे। अनुरागी के नाम से काव्य रचना, ठीक, काव्य रचना ये करते थे। यहाँ से इतना सभी को समझ में आ गया होगा। प्रश्न किस तरह से बन सकता है कि खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक, और आधुनिक खड़ी बोली का तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, और गजल का जनक अमीर खुसरो को, आधुनिक गजल का जनक दुष्यंत कुमार को। अब दुष्यंत कुमार के बारे में हमने देखा विस्तृत जानकारी कि 1933 से 1975 इनका जीवन काल रहा, और मूल नाम था इनका
दुष्यंत नारायण त्यागी। उपनाम था इनका अनुरागी, अनुरागी के नाम से ये रचना किया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में देखिए तो इनका जीवन काल था 1850 से 1885। अब इन्होंने क्या किया, काव्य की भाषा जो पद्य भाषा थी, मतलब पद्य की रचना थी, वो ब्रज भाषा में ही रही इनके समय भी। और गद्य की भाषा कैसी हो गई, खड़ी बोली के रूप में गद्य की भाषा हो गई। अब आगे बात करते हैं हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। आगे बात की जाए हिंदी के बारे में, तो हमने कल देखा था हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। तो ये जो एक नारा था, इस नारे के बारे में ये सबसे पहले किसने दिया, तो ये जो नारा है ये प्रताप नारायण मिश्र जी ने, किसने, प्रताप नारायण मिश्र जी ने, कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये प्रताप नारायण मिश्र ने। और फिर इनके बाद में बात आती है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस दोहे या इस नारे को इन्होंने फिर पुनः जीवित या जागृत किया। सबसे पहले यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि किसने दिया, तो प्रताप नारायण मिश्र ने। और प्रताप नारायण मिश्र का आपको प्रश्न में नाम नहीं मिलता है तो आप सीधा सीधा भारतेंदु हरिश्चंद्र से लगा दोगे तो ये सही रहेगा हमारा, ठीक है। यहाँ से ये जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि हिंदी के बारे में ही प्रश्न बनता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी शब्द के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। आप फारसी भाषा का शब्द हमारा ये उत्तर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो यहाँ पर हम इसका जवाब रहेगा, हमारा उत्तर रहेगा पद्मावत इसका सही जवाब होगा। अब पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ये, ठीक। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। अब पद्मावत में पात्र है पद्मावत के पात्र हैं, पद्मावती, रत्नसेन और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी हैं, ठीक। ये इसके मुख्य पात्र हैं। और इसमें नागमती भी हैं जो राजा रत्नसेन की पहली पत्नी है और पद्मावती दूसरी पत्नी है। ये वियोग में जो नागमती है ये वियोग में है, मतलब इनका वर्णन पद्मावत में सिर्फ वियोग में ही होता है। ये अपने पति से दूर रहती हैं और उनके वियोग में ही जलती रहती हैं और पद्मावती के पीछे रत्नसेन जी जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न हो गया, पद्मावत सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि विश्व का आदि महाकाव्य कौन सा है। हमसे ये पूछा जाए तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा कि रामायण विश्व का आदि महाकाव्य। मतलब आदि का मतलब हमने पहले
परसों वाले और कल वाले दोनों वीडियो में इसके बारे में बताया। आदि का अर्थ क्या होता है? आदि का अर्थ होता है प्रथम, मतलब प्रथम महाकाव्य की बात हो रही है यहाँ पर कि विश्व का आदि महाकाव्य कौन सा है, तो रामायण। और रामायण की रचना की थी आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने। किसने? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने। तो यहाँ से इतने प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा कि देवभाषा कौन सी भाषा को कहा जाता है? देवभाषा कौन सी भाषा को कहा जाता है? भाषा को कहा जाता है। तो देवभाषा की संज्ञा दी है संस्कृत को। किसको? संस्कृत को। ठीक। अब अगला प्रश्न आता है यहाँ से हमारा कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली, क्या भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका जवाब होगा, उत्तर होगा हमारा कि हिंदी। क्या होगा? हिंदी। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और दूसरे नंबर पे आती है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हमारी, दूसरे नंबर की, पहले नंबर की तो हिंदी हो गई, दूसरे नंबर की होती है तेलुगु। ठीक, तेलुगु है दूसरे नंबर पर। तो इतने प्रश्न आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। एक अन्य प्रश्न यहाँ से बनेगा आपका कि भारत की प्राचीन भाषाएं। तो यहाँ से बनता है पाली और प्राकृत। पाली और प्राकृत जो है भारत की प्राचीन भाषाओं की संज्ञा भी दी गई, पाली एवं प्राकृत है ये यहाँ पर। फिर अगला, कल हमने इसी विषय में बात की थी कि भारत की प्रथम देशज भाषा कौन सी है? तो देशज भाषा पाली और दूसरी है, दूसरे नंबर पे प्राकृत है। तो इतने प्रश्न यहाँ से कंप्लीट होते हैं हमारे। और अगला प्रश्न इसमें है कि विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा लिखित रूप में कौन सी है? ये प्रश्न आता है। तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा हमारा सुमेरियन। ठीक, सुमेरियन है। अब आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला वीडियो उसमें हम बात करेंगे हिंदी भाषा के संदर्भ में ही बात होगी। और हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा है? हिंदी भाषा की फिर उपभाषा में बटी हैं, तो 5 उपभाषा में बटी हैं। और 5 उपभाषा, ठीक, 5 उपभाषा कौन कौन सी बोलियों में बटी है? जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और एक आपकी आ जाती है नेपाली के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजस्थानी हिंदी होगी, बिहारी हिंदी। तो एक बचती है आपकी बिहारी हिंदी। ठीक, बिहारी हिंदी। अब इन हिंदियों के अंतर्गत ये 5 उपभाषा हो गई हमारी। कितनी? 5 उपभाषा है। अब ये जो पश्चिमी हिंदी है, 5 पश्चिमी हिंदी की बोली पढ़ेंगे कि 5 इसकी बोलियां हैं। फिर पूर्वी हिंदी पढ़ेंगे, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। फिर राजस्थानी हिंदी पढ़ेंगे, राजस्थानी हिंदी की 4 बोली हैं। ठीक, 4 बोली है। पहाड़ी हिंदी पढ़ेंगे और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है 3। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है हमारी 3 बोली। और उसके बाद पढ़ेंगे बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में हमारी हो जाएंगी 3 बोलियाँ। तो 3 बोलियाँ, तो ये होती हैं टोटल 18 बोलियाँ। कितनी? 18 बोलियाँ होती। लेकिन कहीं कहीं किसी बुक में 17 दी हैं, जो अभी 17 नहीं है, 18 हो गई हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी बोलियाँ थी, कितनी भाषाएं थीं।
फिर कितनी भाषा जोड़ा गया और कौन कौन सी ऐसी 1 2 3 4 कितनी बोलियां हैं जिनको भाषा के रूप में अंगीकृत किया गया है। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, कल इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।